हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ओनली लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या ट्रेडिंग के लिए नहीं, तो फिर आपको कौन कौन से पैरामीटर ध्यान में लेने चाहिए। तो दोस्तों, मेरे व्यू के मुताबिक ऐसे 13 पैरामीटर है जो आपको जानना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब दोस्तों 1 साल से ज़्यादा हो गया, जिसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, उसको ही मैं लॉन्ग टर्म मानता हूँ। यानी कि लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर हमें कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और हमें अच्छा रिटर्न चाहिए, वैसे तो लॉन्ग टर्म 3 या 5 साल को ही कहा जाता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपको लेना है और अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपको उस स्टॉक को खरीदते वक्त कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे 13 पैरामीटर है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर आता है, वो है लुक अराउंड यू। यानी कि आप अपने आसपास ही देखिए कि कंपनी चल रही है या नहीं। जैसे कि हम कहीं बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसा कि हमें अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदना है तो हमें देखना चाहिए कि क्या उसकी प्रोडक्ट बाजार में चल रही है, दिख रही है, लोग उसका यूसेज कर रहे हैं, आप यूसेज कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी का शेयर डेफिनेटली बाई करना चाहिए। आईटीसी है, ऐसे मान लीजिए आप बाइक्स लेने जा रहे हैं तो कौन सी बाइक की कंपनी आपको बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह आपकी ऑफिस में कौन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट आपकी ऑफिस या उसके आसपास या चल रही है, अगर आप आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए कि कौन सी बैंक सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और कौन सी बैंक ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो उसी का हमें शेयर बाय करना है। दोस्तों, इसी तरह एक रिसर्च यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, जहाँ की बहुत बड़े सीए और उससे ऊपर वाले डिग्री वाले लोगों ने कुछ स्टॉक चुने और उसी के सामने ऐसे ही 10 स्टॉक बच्चों को चुनने के लिए दे दिए, जो कि टीनेज बच्चे हैं वैसे, और उसके ऊपर रिसर्च किया गया और 1-2 साल बाद देखा गया कि जो फंडामेंटली काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ा रिसर्च करके स्टॉक चुने, वो उतने नहीं बढ़े थे, जबकि जो टीनेज बच्चों ने चुन लिए थे स्टॉक, उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई थी। तो रिसर्च का मतलब आखिर में यही निकला, क्योंकि वो बच्चों ने जो चुने थे वो उसके आसपास जो प्रोडक्ट चल रही थी उनको उनके नाम फेमिलियर थे, तो उन्होंने वही प्रोडक्ट चुनी और उसी कंपनी के शेयर लिए, तो वो चलते हैं बाजार में। यानी कि बाजार में जो चलता है वही बिकता है। तो दोस्तों, हमें ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसकी प्रोडक्ट बाजार में चल रही हो। तो ये हो गया लुक्स अराउंड यू, ये पहला पैरामीटर है किसी भी स्टॉक को बाई करने का। दूसरा हो गया बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, फ्यूचर में क्या है बिजनेस रहेगा, ये सोचना पड़ता है हमें। जैसे कि कई बिजनेस होता है कि अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो शायद ना भी चले या आने वाले 2-3 साल में बंद हो जाए। ऐसे कई सारे बिजनेस मॉडल हमने देखे हैं कंपनी के, जो कि फेल होते हुए हमें दिखे हैं और हीरो से ज़ीरो बनने में देर नहीं लगती। इसके अलावा कंपनी की डिपेंडेबिलिटी भी देखनी चाहिए कि क्या वो कंपनी का पूरा बिजनेस एक ही सिटी में है या पूरे इंडिया में फैला हुआ है या पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, या क्या किसी एक कंट्री में, एक सिटी में या एक ही स्टेट में कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो क्या कंपनी के ऊपर दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, और ये देखने के बाद अगर हम ऐसी कंपनी चुने कि जिसका कि डाइवर्सिफाइड हो पोर्टफोलियो और वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई हो, जैसे कि टीसीएस जैसी कंपनियां हैं जिसका कि किसी भी एक कंट्री में के ऊपर वो पूरी डिपेंडेंट नहीं है, उसका वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये भी देखना है कि कहीं एक ही जगह या फिर एक ही गवर्नमेंट, कई सारी कंपनियां होती है वो डिपेंडेंट होती है, उसी वजह से पीएसयू में कई बार हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये भी कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखना है कि वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, तो ये हो गया दूसरा पैरामीटर, बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब तीसरा आता है मार्केट कैप, फेस वैल्यू आदि, सब छोटे छोटे पैरामीटर है, वो भी हमें देखने चाहिए कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रो करती कंपनी है तो उसकी छोटी मार्केट कैप हो तो कोई बात नहीं है, वो चलती है, लेकिन अगर आप पहले से ही स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी खासी मार्केट कैप वाली, यानी कि लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करें।
उसकी फेस वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ या नहीं, बोनस देता है या नहीं, और डिविडेंड कितना देगा, और डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू पे हमें मालूम चल जाता है। तो दोस्तों ये भी कुछ जान लेने लायक बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों चौथी बात होती है वो होते हैं चार्ट्स। चार्ट अगर आप शॉर्ट टर्म में भी किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं या लॉन्ग टर्म में भी करते हैं तो दोनों में चार्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हम देखते हैं तो हमें पूरे 5 साल के अगर हम चार्ट देख ले तो हमें पता चल जाता है कि कंपनी का शेयर कब ऊपर गया, कब नीचे गया, और किस रेंज में वो घूमता रहता है, या कब उसमें ब्रेकआउट आता है, कौन से कितना प्रॉफिट किया तो कब ऊपर गया नीचे गया। ये काफ़ी सारी बातें हमें चार्ट से माहिती इसकी मिल जाती है। तो दोस्तों चार्ट्स भी स्टडी कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों इसके बाद आता है 5वां पैरामीटर, बुक वैल्यू पर शेयर। ये काफ़ी अच्छा पैरामीटर है, यानी कि कंपनी की जो अकाउंट लिखी जाती है उसमें कंपनी का शेयर कंपनी को कितने पैसे में लगता है। जैसे कि कई कई सारी कंपनियां होती है वो प्रीमियम पे चल रही होती है और कई सारी डिस्काउंट में चल रही होती है। जैसे कि अभी हम देखें तो विप्रो का शेयर अगर अभी देखें तो करीब 400 रुपये के ऊपर चल रहा है। विप्रो का शेयर की बात करें अभी तो करंटली ये 476 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 100 रुपीज़ ही है। यानी कि कंपनी के असेट्स आईटी कंपनी की हालांकि अलग होती है, और अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या ऑयल बिजनेस वाली कंपनियों के देखें तो कंपनी की एसेट ज़्यादा होती है। लेकिन ये बहुत ही एक समझने लायक फैक्टर है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है। तो विप्रो की अभी 100 रुपीज़ ही दिखा रही है, लेकिन अभी मार्केट प्राइस 475 है। इसी तरह अगर हम ओएनजीसी की देखें तो ओएनजीसी की करंट मार्केट प्राइस 102 रुपये दिखा रही है, लेकिन अगर उसकी हम एसेट्स और सभी कुछ कंपनी की एसेट को देखते हुए इसकी प्राइस को देखना चाहे तो वो 157 दिखा रही है, यानी कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है। इसी के तो ये दोस्तों देख लेना भी ज़रूरी है कि कंपनी का स्टॉक कितने प्रीमियम पे मार्केट में है, क्योंकि मार्केट जो प्राइस होती है वो सिंपली सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ही चलती है। जितना कि डिमांड ज़्यादा हो उतना ही शेयर ऊपर जाता है, और सप्लाई कम हो तो भी ऊपर जाता है। सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो फिर शेयर की प्राइस नीचे जाती है। दोस्तों इसके अलावा होता है पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये जो कंपनी की बुक वैल्यू होती है और कंपनी की करंट प्राइस होती है, उन दोनों का डिवीजन कर दे तो हमें मिलती है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसी तरह हमें पता चल जाता है ये रेशियो कई सारी वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल जैसी, उसमें रेडी ही हमें मिल जाते हैं, हमें गिनने नहीं पड़ते। तो देखा जाए तो विप्रो की अभी ये हम देखें तो विप्रो की अगर प्राइस टू पीबी रेशियो देखें तो 4.72 है, मतलब कि कंपनी की अकाउंट बुक में जो प्राइस है उससे 4.72 के मल्टीपल में ये शेयर चल रहा है। और इसी तरह अगर हम ओएनजीसी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये 0.65 आती है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना स्टॉक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है पी रेशियो, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये पी रेशियो कंपनी का हमें देख लेना पड़ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया और उसकी टोटल कंपनी की वेल्थ कितनी है, उसको मिला के ये पी रेशियो निकालना है, हमें गिनना नहीं है। ये रेडी टू हमें मिल ही जाते हैं ऐसी वेबसाइट पे। तो पी रेशियो को उसी कंपनी जैसे कि विप्रो का हम देखें तो विप्रो के आसपास टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, उस कंपनी का कितना है, उसी सेक्टर का पी रेशियो कितना चल रहा है, और उसकी तरह कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है। तो वो हमें बहुत ही हेल्प कर देता है कि हमें किसी सेक्टर में से कौन सा स्टॉक चूज करना है। तो अच्छे पी रेशियो वाला स्टॉक हमें चूज करना है। हालांकि ये रेशियो कई बार ऊपर नीचे होते हैं, जबकि कंपनी पे डेब्ट ज़्यादा हो, प्रॉफिट में कुछ दिक्कत आ रही हो, ऊपर नीचे हो, अकाउंट बुक्स में कुछ दिक्कत हो, तो ये पी रेशियो अलग अलग होते हैं। लेकिन उससे हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी को चूज़ करने की अच्छी खासी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे का हम पैरामीटर देखें तो पीयर्स होता है। पीयर्स यानी कि सेम काइंड ऑफ कंपनी, जो ये पीयर्स रेशियो यानी कि PWRS रेशियो होता है,
वो कई सारी वेबसाइट्स है शेयर मार्केट के रिलेटेड, उसमें मिल जाता है, उसमें सेम तरह की कंपनियां होती है, उसके बीच में कंपैरिजन होती है, तो उससे हमें काफ़ी ये सारे रेशियो और कंपनी का मार्केट के प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसमें हमें सबसे जो बेस्ट लगती है वही कंपनी चूज़ करनी है और उसी का शेयर लेना है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा होता है दोस्तों कंपनी का डेप्ट। कंपनी पे डेप्ट कितना है ये भी मायने रखता है, क्योंकि जब भी कंपनी की बैलेंस शीट हम देखते हैं तो एबिट आता है, उसके बाद नीचे के कॉलम में एक इंटरेस्ट का कॉलम आता है। तो कंपनी पे जितनी ज़्यादा डेप्ट होगी, यानी कि कंपनी ने जितना ज़्यादा कर्जा ले रखा होगा उतना ज़्यादा उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कंपनी जितनी कम डेप्ट वाली हो या डेप्ट फ्री हो, वैसा ही स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आगे का पैरामीटर आता है 10वां, प्रमोटर्स होल्डिंग। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें उसकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखनी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी के बारे में कोई जानने वाला पर्सन है तो वो प्रमोटर ही है, क्योंकि उसको खुद को पता ही होता है कि उसकी कंपनी क्या कर रही है। तो जिस कंपनी में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा हो तो नॉर्मली वो कंपनी अच्छी ही गिनी जाएगी। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा हो तो फिर हमें देखना पड़ता है कि क्यों डिक्रीज कर रहा है, और कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है। या तो प्रमोटर्स कुछ अपना हिस्सा बेच के अगर एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर अलग बात है, वरना नॉर्मल केस में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती है तो कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो फिर उस स्टॉक में से निकल जाना ही बेहतर रहता है। इसके अलावा दोस्तों 11वां फैक्टर होता है एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग। फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट गिने जाते हैं, तो जब भी उनकी होल्डिंग किसी भी स्टॉक में बढ़ती है तो समझ लो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है तभी बढ़ती है। डीआईआईस यानी म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे जो होते हैं बड़ी कंपनियां या म्यूचुअल फंड वाले, उसको डीआईआई की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें एफआईआईस के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। इसके अलावा 12वां फैक्टर अगर गिने तो डिविडेंड यील्ड। कई सारे लोग डिविडेंड को कहते हैं कि डिविडेंड तो एक बोनस की तरह होता है, उससे मिल जाए तो अच्छा है, वरना हमें कंपनी के प्राइस के ऊपर भी देखना है। लेकिन एज पर माई व्यू डिविडेंड के लिए हमें बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि कई सारी कंपनियां होती है जैसे कि आईओसीएल जैसी कंपनियां हैं, उसमें अगर हम डिविडेंड यील्ड पिछले 5 साल का देखें तो कंपनी की पूरी प्राइस के हिसाब से प्राइस जितना तो डिविडेंड ही वो कंपनी दे रही है, तो हमारे पैसे तो डिविडेंड से ही निकल जाए। तो अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी को भी हमें चूज़ करना है। इसके अलावा कंपनी के और कुछ और भी पैरामीटर और फैक्टर होते हैं, जैसे कि आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल आरओसी जैसे फैक्टर भी हमें देखने हैं, और उससे पता चल जाता है कि कंपनी की क्या बैलेंस शीट है और कंपनी के ग्रो होने के चांस कितने हैं। इसके अलावा पिछले सालों के प्रॉफिट कंपनी के देखें तो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं या उसमें कुछ डिक्लाइन आ रही है, ये देख के हमें स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पैरामीटर 13 हो गए। अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे पैरामीटर देख के हम इन्वेस्ट करें तो हो सकता है शॉर्ट टाइम में कंपनी की प्राइस ऊपर नीचे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करें तो इसमें से आपको जो अच्छे लगे वो पैरामीटर ध्यान में ही रख के करेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वैसे तो शेयर मार्केट रिस्की है, तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।